नमस्कार, आज है 7 अप्रैल, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूपी में अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। विपक्ष पर साधा निशाना, बोले अहमदाबाद बम ब्लास्ट का सूत्रधार आजमगढ़ में बैठा था। कांग्रेस के विपक्षी एकता प्लान पर गुलाम नबी आजाद का प्रहार, बोले कांग्रेस के पास क्षेत्रीय दलों को देने के लिए कुछ नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कल अयोध्या का करेंगे दौरा। आज शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए हुए रवाना। कोरोना पर अस्पतालों की तैयारियों को लेकर पूरे देश में 10 और 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण पर जोर। दुनिया आज मना रही है विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO की स्थापना को हुए 75 साल। इंडिया 360 में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। दुनिया के हर शख्स तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी और कैसे होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपना पूरा। सरकार ने जारी की ऑनलाइन गेमिंग नियम। जुआ वाले ऑनलाइन गेमिंग को मंजूरी नहीं। गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार बनाएगी कमेटी। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। दिन भर क्या हुआ, जरा एक नजर इस पर भी टॉप न्यूज में। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार सतर्कता बरती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 6050 नए मामले मिले हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 28,303 हो गई है। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 3.39% है। मार्च के 31 दिनों में कोरोना के 31,902 केसेस सामने आए। इसके मुकाबले अप्रैल के 6 दिनों में ही 26,523 नए केसेस मिले हैं। अगर औसत देखें तो मार्च में रोजाना औसतन 1,000 नए केसेस मिले थे, जबकि अप्रैल में रोजाना औसतन 4,000 मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों का पालन करना पर भी जोर दिया गया है। मांडविया ने कहा कि सतर्क रहना और डर नहीं फैलाना ये बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को अस्पतालों में मॉक ड्रिल का रिव्यू करने और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट फैल रहा है। इसमें अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सतर्कता जरूरी है। बैठक में 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का फैसला भी हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश में बजट सत्र पर चर्चा करे बिना संसद समाप्त हुई हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया। शाह ने राहुल गांधी के लोकतंत्र के खतरे वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं, बल्कि परिवारवाद खतरे में है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी। आजाद ने कहा कि कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के लिए राजनीति 24 घंटे की थी, लेकिन राहुल के लिए राजनीति 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनटों की है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की। किरण ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा और राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक कहावत है, मेरा राजा बहुत बुद्धिमान है और वो अपने बारे में नहीं सोचता, किसी की सलाह नहीं सुनता। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार सीएम नीतीश कुमार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फोन किया और एक साथ आने का न्योता भी दिया है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को
एसएससी पेपर लीक मामले में जमानत मिल गई है, उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया गया। वारंगल कोर्ट ने गुरुवार को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर बंदी संजय को जमानत दी थी। देश को कल से 2 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएंगी। कल यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली ट्रेन सिकंदराबाद तिरुपति रूट पर दौड़ेगी, जबकि दूसरी चेन्नई कोयंबटूर के बीच चलेगी। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस में अतीक और उसके बेटे उमर सहित 12 लोगों पर आरोप तय कर दिया। अतीक का बेटा उमर कोर्ट पहुंचा था, जबकि अतीक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। पंजाब में अमृतपाल की तलाश तेज हो गई है। उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाकों में जांच एजेंसियों की टीम तैनात की गई है। जालंधर और आसपास के इलाकों में टीमें तैनात हैं। अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है, ऐसा खबर मिली है। अमृतपाल 1052 श्रद्धालुओं के जत्थे की आड़ में पाकिस्तान भागने की कोशिश में है। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। यह खास दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। साधारण शब्दों में कहें तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना और समाज को जानलेवा बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। बीते 75 साल में डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में दुनिया ने स्वास्थ्य के बड़े बड़े संकटों को पार किया। 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना के बाद से 1950 के दशक में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रचलन से दुनिया की न जाने कितनी जिंदगियों को असमय मौत से बचाया गया। 1952 में पोलियो वैक्सीन विकसित हुई। 60 के दशक में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस आए। 70 का दशक भी शानदार रहा। 1974 में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान तेज हुआ। 77 में पहली बार आवश्यक दवाओं की सूची यानी कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो जारी की गई। 78 में सबके लिए स्वास्थ्य का टारगेट सेट किया। हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है उसे फिक्स किया गया। 80 और 90 का दशक भी शानदार रहा। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को हमने इरेडिकेट किया। इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स हम लाए, बड़ा क्रांतिकारी ये कदम था। एड्स जैसी जानलेवा बीमारी की जड़ यानी कि द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV का पता लगाया हमने। फिर 90 का दशक भी आया, ये भी शानदार रहा। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सामने आया, ये बहुत क्रांतिकारी कदम था। 1998 में एक और क्रांतिकारी कदम आया जिसमें आपातकालीन गर्भ निरोधक को मंजूरी दी गई, बाकायदा लाइसेंसिंग शुरू हुई और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के आइडिया को दुनिया ने आत्मसात किया। इससे पहले ये सारी चीजें टबू मानी जाती थी। 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है उनको हमने सेट किया। फिर 2008 में सारा फोकस जो है हार्ट डिजीज और स्ट्रोक पर गया। दुनिया को लगा कि सबसे जानलेवा बीमारी है पूरी दुनिया की, तो इस पर फोकस बढ़ा। फिर 2013 में एक और क्रांतिकारी कदम पूरी दुनिया ने देखा डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में, और वो था मेंटल हेल्थ पर फोकस। मेंटल हेल्थ के लिए एक्शन प्लान आया। 2015 में फिर हम MDG के बाद SDG लेकर आए, सतत विकास लक्ष्य लेकर आए। 2019 में हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को देखा। फिर कोरोना आता है और उसके बाद की चुनौतियां हम सबके सामने हैं। तो कुल मिला के हमारे सामने पूरी ये विकास यात्रा रही है डब्ल्यूएचओ की। इसके बीच बीच में भी बहुत सारी उपलब्धियां, हर किसी उपलब्धि का जिक्र करना मुश्किल, लेकिन बड़ी तस्वीर हम सबके सामने है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आज भी इस पूरी यात्रा के बावजूद आप देखिए कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आज भी 2 अरब लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास हेल्थ पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। दुनिया भर में तकरीबन 930 मिलियन लोगों को अपने घरेलू बजट का 10% या इससे ज्यादा हेल्थ पर खर्च करना पड़ता है। जितना कमाते हैं उतना हेल्थ पे खर्च हो जाता है। हेल्थ पे अगर आप खर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमारियों पर खर्च हो रहा है, ये चिंता की बात है। और इसके चलते करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। भारत में तो अक्सर कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो BPL से
मिडिल क्लास में आया है, एक बीमारी उसे वापस बीपीएल में धकेल देती है, उसके जिंदगी जीने के लाले पड़ जाते हैं। दुनिया की 30% आबादी अब तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी नहीं पाई। 30% आबादी, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। लाखों करोड़ों लोग दिल की बीमारी, कुष्ठ रोग, टीबी, पोलियो, ब्लाइंडनेस जो है, मलेरिया, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों की शिकार आज भी हो रही है। बहुत प्रगति हमने की है, लेकिन ये बीमारियां गई नहीं। इसके साथ ही कोरोना का कहर भी तेजी से फैलता जा रहा है। WHO के मुताबिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है, लेकिन जितना इस पे हम प्रगति कर रहे थे, कोरोना के पूरे काल ने उसे बहुत बड़ा धक्का लगाया और अब हम फिर से ऐसे मुहाने पर खड़े हो गए हैं कि हमें दोबारा से चीजों को शुरू करना पड़ रहा है। ऐसे में जागरूकता बहुत जरूरी है। एक और आंकड़ा जो थोड़ा चिंता में डालता है कि आज दुनिया में 4 करोड़ 10 लाख लोग हर साल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे मर रहे हैं। ये दुनिया में होने वाली कुल मौतों का 71% है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं और डायबिटीज शामिल है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। दुनिया भर में होने वाली मौतों का 71%। दुनिया में हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर ऐसे में देखें तो उसकी हालत भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ हेल्थ एक्सपेंडिचर अभी 1.5 से ऊपर नहीं बढ़ पाया है जीडीपी का। यही नहीं, हेल्थ के ट्रेन प्रोफेशनल्स को भी की जबरदस्त कमी है, सब जगह कमी है। पूरी दुनिया में WHO का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी हो जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये कमी सबसे ज्यादा उन देशों में होगी जो गरीब हैं या जिनकी कमजोर अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिला के इन तमाम कमियों के बीच आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। बड़ी अनूठी थीम भी है हेल्थ फॉर ऑल की। लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इन चुनौतियों से पार पाने में हम सक्षम हैं? हमें किस तरह से अपनी भूमिका निभानी होगी बतौर देश, बतौर नागरिक, बतौर इंडिविजुअल, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिना का जो सपना है, ये भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसकी अवधारणा को हम पूरा कर पाएं। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर हमारे साथ हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर चोपड़ा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं देश के और सीनियर कंसल्टेंट हैं फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आप भी हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हमने पूरी विकास यात्रा बताई WHO की, और ये एक तरफा विकास यात्रा नहीं है। WHO की कार्यशैली पर, उसके कामकाज पर बीच बीच में सवाल भी उठे, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया को स्वास्थ्य की ओर ले जाने में जो दिशा निर्देशन या जो नेतृत्व या जो छत्र छाया चाहिए थी, वो एक अम्ब्रेला वाला काम WHO ने जरूर किया है। लेकिन उसके बावजूद जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां अभी बाकी हैं और ये चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं सर। इस वक्त आपको क्या लगता है, एज अ नेशन भारत की क्या भूमिका हो सकती है कि हम दुनिया को, न सिर्फ अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ ले जाएं सर? दीपक जी, 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ये WHO की स्थापना दिवस है। और हर साल जिस तरीके से आपने एक हिस्टोरिकल एक चार्ट दिया कि हर साल एक इम्पॉर्टेंट इशू को WHO सामने लाती है, जैसे इस बार हेल्थ फॉर ऑल लेके आई है। जहाँ तक हमारे देश की बात है, अभी जो एक चीज़ जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो कमी थी कि जो एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर जो था वो हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को मिल पा रहा था। और जो आप देखिए बेड रेशियो भी देखिए, करीब करीब आधे बेड 1000 पॉपुलेशन पे थे। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी जो आपने देखा हुआ, खास करके पैंडेमिक के टाइम में जिस तरीके से हमारे देश ने एक तरीके से वैक्सीनेशन और जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करके वैक्सीनेशन, उसके बाद इवन विदेशों में वैक्सीन्स का एक्सपोर्ट करके, तो देश एक जो आर्थिक स्थिति जो भी उभर रही है या जो विकास हो रहा है और हम लोग एक ग्रोइंग इकॉनमी है, उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ केयर में भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर पे जो तमाम योजनाएं, देखिए
सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर, जिसमें फाइनेंशियल हार्डशिप्स या आर्थिक कठिनाई अधिकांश पॉपुलेशन को नहीं आए। और आज जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो डेटा दिया, उसमें करीब करीब 70-80 करोड़ अब भारत का जो जनसंख्या है वो किसी न किसी तरीके से हेल्थ केयर को अफोर्ड करने की क्षमता रखता है, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे और राज्यों में जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। तो निश्चित तौर पे जो एक लीडरशिप है और G20 समिट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है भारत एक निर्णायक रोल निभा सकता है। खास करके देखिए हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन है। और आप ये देखिए कि अभी जो नए डेटाज आए हैं उसमें भी तमाम, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की आप बात कर रहे थे, 63% जो डेथ है आजकल, मतलब 2/3 डेथ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये मॉडिफाइबल बिहेवियर से रिलेटेड है, जैसे स्मोकिंग है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। 21st सेंचुरी का सबसे मतलब कहिए कि कॉमन रिस्क फैक्टर है। और ये हमारे यहाँ का डाटा है कि करीब करीब 41% लोग जो हैं हमारे भारतीय शिथिल हैं या सेडेंट्री हैं। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके और भारत जो है एक निर्णायक रोल रख सकता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री और हमारी जो वैक्सीन है, जो हमारे हेल्थ केयर में जो हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स, एक तो फार्मा है और हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल नर्सेज और डॉक्टर्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तो निश्चित तौर पे ये विश्व में एक गुरु की भूमिका अदा कर सकता है। एब्सोल्युटली सर। हम जानते हैं कि पूरा हमारा जो साउथ का एरिया है, वहाँ से जो नर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये बात अलग है कि दुनिया के भारत के ही कई कोनों में आज भी हमारे पास जो ट्रेंड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ़ी कमी है। उनमें नर्सेज भी काफ़ी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत कम है हमारे पास। तो हमें अपनी भी कमी पूरी करनी है, दुनिया का तो ख्याल हमें रखना है, लेकिन अपने यहाँ भी पूरी हमें कमी करनी होगी, पूरी करनी होगी। डॉक्टर चोपड़ा, जैसा कि सर ने भी बताया, हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमने काफ़ी इसमें उपलब्धियां हासिल की हैं। आयुष्मान भारत है हमारा, अगर प्रेजेंट में गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रेजेंट जो स्टेप्स उठाए गए हैं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है सर, वो बड़ा, उसकी फिगर्स बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं करती हैं, सांत्वना नहीं देती हैं हमें अपने आने वाले भविष्य को लेकर। और ख़ास तौर से अगर आप स्टेट में देखेंगे, जहां जहां पर हायर बर्डन ऑफ डिजीज है, वहां पर तो थोड़ा सा और दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एलोकेशन बहुत कम है। तो हम जब आरोग्य की बात करते हैं, हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और फिर बजट नहीं देते, बातें जरूर करते हैं, स्कीम्स लॉन्च कर देते हैं, लेकिन बजट नहीं देते, तो फिर कैसे पूरा होगा सपना सर? सर आप संभवतः म्यूट हैं। ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, लेकिन जिसका कि जवाब देना बहुत मुश्किल है, और खास तौर पे खैर डॉक्टर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। पॉलिसी मेकर ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। पर मैं यही आपको बताना चाहूंगा, ये जो देखिए आज WHO की 75th एनिवर्सरी है। 1948 में इनका थीम था कि हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। मतलब कि सिर्फ बीमारी ना होना हेल्थ नहीं है, हेल्थ में सोशल एंड मेंटल वेलबींग भी शामिल है। उसके लिए तो चलो देखिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हेल्थ केयर है उसमें दो बहुत मेजर इश्यूज हैं। एक इशू तो आपने यही बता दिया कि हमारी हेल्थ बजट कम है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरली 8 से 16% के करीब बजट की एलोकेशन हेल्थ को है। हमारे देश में वो इससे काफी कम है, 1.5-2% के करीब है। तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है और शायद उतनी वेल इक्विप्ड नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उसके कारण होता क्या है कि जब इन लोगों ने 2.1% किया है जीडीपी का, लेकिन अभी भी जो हम चाहते हैं वहां तक बहुत कम है, बहुत कम है। यस सर, बिल्कुल। तो आप देखिए ना, यूएसए में 16% है और भी कई कंट्रीज में 8 से 16% के बीच में है। उससे हमारा अभी भी 1/4 से 1/8 है। तो मैं ये नहीं कहता कि उतना करना चाहिए, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे, देखिए अगर हम हेल्थ फॉर ऑल ऑफर करना चाहते हैं
तो हमें ये चाहिए कि हमारे जो अफोर्डेबल हॉस्पिटल्स हैं उनमें अफोर्डेबल केयर मौजूद हो। सो हम ये तो जरूर करें कि जैसे हमारी स्कीम्स हैं सरकारी, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी है, सीजीएचएस है, आर्मी वालों को ईसीएचएस है, कॉरपोरेट इंश्योरेंसेस हैं, और अब ये जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, और भी ऐसी हर स्टेट में, कई स्टेट्स में स्कीम है, वो यूजफुल है। पर फिर भी आप देखिए आधे लोगों को ये फैसिलिटी मौजूद अभी भी नहीं है। सो इसके लिए हमें अपनी सरकारी हेल्थ केयर जो है उसकी फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनमें फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल केयर की। एंड हर स्टेट में एक से ज्यादा अस्पताल होने चाहिए जो कि टर्शरी लेवल केयर, जैसे कि हार्ट अटैक की केयर, स्ट्रोक की केयर, मेजर सर्जरी की केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। सो एक चीज तो हेल्थ केयर बजट की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ये स्पेंडिंग भी है वो कॉन्सेंट्रेटेड है शहरों में। अगर हम चाहे अस्पताल सरकारी देखें, चाहे हम अस्पताल प्राइवेट देखें, कॉरपोरेट देखें, तो शहरों में तो बहुत ज्यादा है जबकि गांव में बहुत कम है। सो हमारी पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा गांव में है, वहां पे ना कोई अस्पताल वेल इक्विप्ड है, ना कोई डॉक्टर जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो जाए भी तो उसको लगता है वो अपना टाइम और अपने स्किल, अपनी टैलेंट वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी ही नहीं है जिससे कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। सो हमें इस डिवाइड को, इस डिस्कनेक्ट को ठीक करना है। ये थ्योरेटिकली हम बात करते हैं कि जी हमारे पास 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। 2 साल पहले हमारे पास 1700 लोगों के लिए एक डॉक्टर था। बिल्कुल। वो बात सही है, पर ये शहरों में नहीं है। शहरों में आप देखोगे हमारे पास इससे कहीं ज्यादा डॉक्टर होंगे। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है इसीलिए कि डॉक्टर, शहरों में तो हाँ, हम बड़ा हेल्दी नंबर जो है वो बिल्कुल। दिखाते हैं अपना, लेकिन जो लेकिन अगर डिस्पैरिटी है। हम, हाँ। हाँ जी, अगर हम जाएं विलेजेस में, हाँ। छोटे टाउन्स में, कस्बों में, वहां पे हमारे पास डॉक्टर है ही नहीं। जहां ज्यादा वहां जरूरत है। 5000 लोगों के लिए एक भी नहीं होगा। सो एब्सोल्युटली इस डिस्पैरिटी को हमें करेक्ट करना है, ये एब्सोल्युटली। दो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने जो अपने 8 जो पेन पॉइंट्स बताए हैं पूरी दुनिया के सामने, उसने यही बताया, वाइडनिंग ग्लोबल हेल्थ डिस्पैरिटीज को उसने एक बहुत प्रमुखता दी है। लेकिन हम ग्लोबल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा अंदर जो डोमेस्टिक डिस्पैरिटी है इतना हेल्थ केयर सिस्टम में, ये बहुत एक बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना होगा। अब उसमें तो देखिए एक रात में तो ये काम होगा नहीं, लेकिन एक दिशा कम से कम हमें सही लगनी चाहिए, तो उस दिशा में फिर काम हो। डॉक्टर भाटी, एक जैसे हम अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया का 71% जो है वो मौत यहीं से हो रही है। भारत में भी 60-61% है, कम नहीं है। बहुत बड़ा ये इशू है और कहा जाता है कि प्रिवेंटिव केयर बहुत जरूरी है ऐसी चीजों में, डायग्नोस्टिक्स बहुत जरूरी है। क्या हम डायग्नोसिस को लेकर क्या जागरूक हो रहे हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रति जो हमारी, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? एक आम आदमी जागरूक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पेंडेमिक के बाद हम देखें स्पेसिफिकली तो हमें समझ आया है कि अगर हेल्थ अफेक्ट होती है तो हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सभी चीजें अफेक्ट होती है। तो नेशन अगर हेल्दी रहेगा तो ये सभी चीजें ट्रैक पे चलेगी। और जैसा हमारा अब इस बार का थीम भी है डब्ल्यूएचओ का कि हेल्थ फॉर ऑल। अभी स्पेसिफिकली आपने जैसा पूछा कि कम्युनिकेबल डिजीज तो ऑलरेडी हमारी चल रही थी, जो एक बर्डन था हमारे लिए, चैलेंजेस था, जिसमें हम बात करते हैं मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। बट अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो एमर्ज काफी ज्यादा हो रही है। लाइफस्टाइल जो डिजीज है, हमारी मेटाबॉलिक डिजीज है, इनका बर्डन बढ़ गया है फर्स्ट, और सेकंड मेंटल हेल्थ इश्यूज का बर्डन काफी बढ़ गया है। और स्पेसिफिकली ये दोनों चीजें अफेक्ट कर रही है हमारी यूथ को, यंगस्टर्स को, क्योंकि इंडिया में तो यूथ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो दोनों पे एक साथ काम करना जरूरी है, जैसा हम कर भी रहे हैं। अभी अगर कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो जैसे पोलियो एरिडिकेशन पे हमने काम किया, और इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जी ने जैसे लॉन्च किया है टीबी फ्री इंडिया, 2025 तक हमें टीबी एरिडिकेशन प्रोग्राम करना है, जो कि अभी काफी जगह पे ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो दूसरा हमारा जो अभी सबसे ज्यादा बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो हमारा अवेयरनेस ज्यादा काम करेगा। और जैसा अभी बात कर भी रहे थे डॉक्टर चोपड़ा भी, कि हम अगर हेल्दी इंडिया की बात करते हैं तो उसमें रूरल हेल्थ हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं हमारा अर्बन एरिया, अर्बन जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, वहां पर अगर डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स या पैरामेडिक्स का हम देखें तो
अवेलेबिलिटी है, बट रूरल हेल्थ में अगर हमें उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है तो उसमें जरूरी है वहां की प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको हम पीपीपी मोड पर लेकर जाएं। जैसे अभी शुरुआत हुई भी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, कि प्राइवेट जो भी फर्म्स है, कंपनीज है, उनके पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो काफी हद तक ये गैप एनालिसिस को हम फिल कर सकते हैं। और कोविड में हमने देखा कि टेलीमेडिसिन का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि डॉक्टर वहां तक चलिए नहीं पहुंच सकते रूरल एरियाज में, बट टेली कंसल्टेशन का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा, अगर हम इसके अंदर बात करें, देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में गवर्नमेंट ने अभी इसको एड्रेस किया है 2 बार के बजट में, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ को लेकर बजट को बढ़ाया भी गया है। और इसके ऊपर अभी अगर हम देखें इंटरनेट पे, तो सबसे ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रखा डॉक्टर भाटी, मेंटल हेल्थ का इशू। मनोज सर, एक बहुत सारे टबूज भी हमने पार किए, मेंटल हेल्थ उसमें से एक है। कई ऐसी बातें जो दुनिया, मेंटल हेल्थ हर कोई उससे प्रभावित हो रहा है, हम सब जान रहे हैं, और उससे जुड़ी हुई हमारी तमाम बीमारियां हैं। आप लोगों से हमारी कई बार बातचीत होती है तो उसका पता चलता है कि उसका रिलेशन आपके हार्ट से है, आपके ऑर्गन हेल्थ से रिलेटेड है ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा हमने कम से कम इन 75 सालों में WHO की, हम थोड़ा सा अगर मानकों की बात करें या उसकी जर्नी की बात करें, तो कम से कम हमने एक चीज तो ये पार पाई है कि मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं है। अब कम से कम आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने आसपास बातचीत कर रहे हैं, समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ी है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, और यहां तक कि दवाइयां लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर साइन है सर हमारी इस जर्नी का। जी, मेंटल हेल्थ आपने बिल्कुल सही कहा कि मेंटल हेल्थ का हर मतलब ये नहीं कि सिजोफ्रेनिया है या पागलपन है। मेंटल हेल्थ किसी भी फॉर्म में एक माइल्ड सी जो आपकी मिस एडजस्टमेंट होती है, और जिससे छोटा सा इंडोजीनस डिप्रेशन से लेके सीवियर इलनेस, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, इसमें बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। और मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब है कि वो आम काम नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस के जो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। और ये देखिए दीपक जी, प्रूवन फैक्ट्स है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हार्ट डिजीज को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को, स्ट्रोक को, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हमने अभी जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दोनों हमारे मित्र जो बता रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, चाहे वो कोई भी जनरल सिस्टम हो या टर्शियरी केयर सेंटर हो, 70% सेंटर जो हैं वो अर्बन्स में, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हिंदुस्तान की वो शहरों में है। और गांव में जो, जबकि WHO का जो मेन कहिए कि एक हैंडल करने का हेल्थ फॉर ऑल के लिए उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बहुत जोर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ का भी जो है एक साइकेट्रिस्ट और एक इवन जो आदमी एसेस कर सके, ऐसे लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पोस्ट करना चाहिए। और ये क्यूरेबल, बहुत सारे मेंटल डिजॉर्डर हैं जो क्यूरेबल हैं। बहुत रेयर परसेंटेज होता है जिनको मेंटल एसाइलम या कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी डिजीजें जो प्रॉपर काउंसलिंग से ही ठीक हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और मेंटल हेल्थ की केवल स्ट्रेस और चीज़ें जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ, ओबेसिटी के साथ, ओबेसिटी के बाद डायबिटीज़ के साथ, तो ये तरह से कहिए कि एक तरह से पूरा ये साइकिल, विशेष सा साइकिल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। जहाँ भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ भी एक मुझे लगता है साइकेट्रिस्ट, और इवन पीरियोडिक हफ्ते में एक बार ही बैठे, बट वहाँ पे साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, जिससे कि एक मेंटल वेलबींग जो है वो हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों को मिल सके, और उसमें अगर कहीं ज़रूरत है तो उनको हेल्प मिल सके। अब सर एक बुनियादी सवाल डॉक्टर चोपड़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। उसमें हम एक्सपेंडिचर से लेकर, उसमें रिसर्च से लेकर, उसमें जो अभी हमने रिसेंट कोविड में जो हेल्थ केयर सर्विसेज में जो हमारा रिडक्शन हुआ है, जो ग्लोबल रिडक्शन हुआ है वो 37% हुआ है, जो ग्लोबल रिडक्शन हुआ है हेल्थ केयर सर्विसेज में। अभी हम लोग थोड़ा वापस उस ट्रैक पे आ रहे हैं। इंडिया में भी हम ठीक ठाक उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हम बड़ी बड़ी बातें छोड़ के अभी हम बुनियादी अगर हम बात समझें कि एक आम हिंदुस्तानी क्यों बीमार पड़ रहा है,
तो उसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? कई लोग कहते हैं कि साहब स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं हिंदुस्तानी लोग जो हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई ड्रिंकिंग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतने लोग ड्रिंकिंग नहीं करते थे, आजकल वैरायटीज बहुत हो गई हैं। लोग कहते हैं साहब ड्रिंकिंग में क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई है, लोग थोड़ा सा सोशल ड्रिंकिंग भी हो, ये एक इशू है। दूसरा, लोगों ने अब एक तरफ हम जब दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि हर कोई सड़क पे भाग रहा है, हर कोई जॉगिंग कर रहा है, हर कोई रनिंग कर रहा है, हर कोई मैराथन भाग रहा है, तो ऐसा लगता है कि हर कोई तो फिट रहना चाहता है, स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सजग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तस्वीर ये दिखाती है कि भाई कोई भी नहीं कर रहा है, एक्चुअली बस ये 2-4 लोग ही भाग रहे हैं सड़क पे, सबके सब लोग ऑफिसों में बैठे हुए हैं। रियल पिक्चर क्या है सर आपके ऑब्जर्वेशन में? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन सा स्थिति है। ये जी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और उसका जवाब बेसिकली ये है कि हम जो भी चीज देखना चाहें हमें वहाँ बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, क्योंकि जी हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। कई कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 2, 4, 5, 10 करोड़ है, वहां पे अगर 100 लोग एक चीज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमारे उससे 15 गुना ज्यादा लोग वही चीज कर रहे हैं। तो आप जहां पे भी जाओगे आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, आपको होटल में भी ज्यादा लोग मिलेंगे, सिनेमा हॉल में भी ज्यादा लोग मिलेंगे, अस्पताल में भी ज्यादा लोग मिलेंगे, सड़क पे अनफॉर्चुनेटली भीख मांगते हुए भी ज्यादा लोग मिलेंगे। तो एक तो चलो पॉपुलेशन का ही इशू है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस जनसंख्या के लिए तो चलो वो ये जगह नहीं है इस चीज को डिस्कस करने के लिए। पर जो आप कह रहे हो हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ रहा है, तो मेरे को लगता है इसमें 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो है जेनेटिक, हम लोग जेनेटिकली हार्ट अटैक के रिस्क के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हैं। अगर हम एवरेज माने तो वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया में हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है वो 9 साल पहले शुरू हो जाता है। सो हमें हार्ट अटैक जल्दी आते हैं और हमारे डिजीज ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। दूसरी बात है लाइफस्टाइल। हमारा जो जनरल लाइफस्टाइल है जिसमें एक है डाइट और एक है एक्सरसाइज, वो चीजें ग्रेजुअली खराब हो गई हैं। देखिए कोई टाइम था जब 2 खाने दिन में 3 मिल जाते थे तो वो काफी होता था। अब ये है कि इतने स्नैक्स, इतने फास्ट फूड्स, इतना कुछ अवेलेबल हो गया है कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो जोमेटो से, स्विगी से 2 मिनट में खाना आपके घर आ जाता है। तो आप सोचो अगर आपने कोई काम करवाना हो वो तो नहीं होगा, मगर आपने अगर खाना ऑर्डर करना है तो वो 15 मिनट में जरूर आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए बहुत हद तक ओवर ईटिंग हो रही है, ईटिंग हो रही है ऐसी चीजों की जो कि सेहतमंद नहीं है, जैसे कि फ्राइड फूड्स हैं, मीठा है, रिफाइंड फूड्स हैं, ये तरह तरह की चीजें हैं जो ज्यादा सेवन हो रहा है। स्मोकिंग और विस्की शायद बड़ी होगी, मेरे को इसके एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो इस वक्त नहीं मालूम, पर मेरे ख्याल में जनरल लाइफस्टाइल अनहेल्दी होना एक ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है। आगे हर आदमी पैदल चलता था या साइकिल पे नजर आता था, आज लोग ये एक्सरसाइज के लिए करते हैं, आगे लोग ये कंपल्शन से करते थे और इसीलिए शायद ज्यादा हेल्दी थे, आज कम हेल्दी। लेकिन ये फर्क पड़ा है। और फाइनली कोविड का जो 1 सेकंड में कोविड का, कि कोविड साइलेंट रूप से हार्ट को इन्वॉल्व करता है, ये चीज अब हमें क्लियर हो गई है। और ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ये जो काफी हद तक सडन कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक इंक्रीज होना, इनका भी कहीं ना कहीं कोविड से ताल्लुक हो सकता है। ये डेटा अभी बहुत क्लियर नहीं है, आने वाले 3, 4, 5 सालों में आई एम श्योर हमें ज्यादा मालूम होगा। बिल्कुल सर, कोविड ने तो देखिए एक बहुत बड़ा डेंट तो दिया ही है ह्यूमन हेल्थ को। उसके जो जैसे जैसे स्टडीज सामने आ रही हैं ऐसे ऐसे इंसान चौंक रहा है, लेकिन चौंकने के बावजूद क्या वो जाग रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये ऐसा सवाल है जिसका एक उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन एक देखिए ना, इसी 75 साल की स्टोरी में जो सर ने बड़ा एक अच्छी बात बताई, ओवर ईटिंग का जिक्र। अब एक जमाने में हिंदुस्तान में जब 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36 के आसपास जो है वो एवरेज एज हुआ करती थी ह्यूमन की, आज हम पहुंच गए 70 के ऊपर पहुंच गए। उस समय हमारे पास खाने पीने का अभाव हुआ करता था, कहा जाता था कि अनाज नहीं है साहब, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उस वजह से जो है वो एज नहीं है हमारी, उस वजह से हमारी हेल्थ नहीं है। आज हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और ओवर ईटिंग की वजह से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के चपेट में आ रहे हैं और फिर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो एक संयम जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो संयम आएगा कैसे, ये बड़ा प्रश्न। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर भाटी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा संक्षेप में चाहूँगा आप इसका उत्तर दें। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हमारे पास कमी है, ख़ास तौर से
रूरल एरियाज में, और डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए, जैसे मैं कहता हूँ पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारा स्किल्ड लेबर है, आपको लग रहा है कि लोग पैरामेडिक्स में फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, या हमारे पास पढ़ाने के तौर तरीके नहीं हैं, या रुझान नहीं है इस तरफ लोगों का? क्या आप देख रहे हैं, या डिमांड ही नहीं है? नहीं, डिमांड तो बिल्कुल पूरी है। जैसे इसमें सबसे बड़ा काम जो फैक्टर काम करेगा वो अवेयरनेस का काम करेगा, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें या स्पेसिफिकली करियर काउंसलिंग की। तो यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ केयर पैरामेडिक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बट स्पेसिफिकली बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती कि हेल्थ केयर में भी बहुत तरह के करियर अवेलेबल हैं, जिसमें चाहे हम पैरामेडिक्स की बात करें या बहुत तरह के स्किल ट्रेनिंग्स की बात करें। तो इसमें मीडिया का, गवर्नमेंट का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, एजुकेशन सिस्टम, सभी का रोल रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्पेशली जब प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें या हेल्थ केयर स्किलिंग की बात करें, इसमें हमें लोगों को अवेयर करना जरूरी होगा, राइट इन्फॉर्मेशन उन तक ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है। जैसा प्रिवेंटिव हेल्थ में भी बात कर रहे थे कि सिर्फ 5% हम खर्च कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ पे, मैक्सिमम खर्चा हमारा ट्रीटमेंट या बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में। तो इसी तरह से एजुकेशन के लिए भी, हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए भी हमें लोगों को, और स्पेसिफिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा कि इसमें काफी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। मैं बहुत संक्षेप में, डॉक्टर मनोज, मेरे पास वक्त की कमी है, एक पॉलिसी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए मुकम्मल, बेस्ट पॉलिसी इंटरवेंशन इस वक्त देश को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, हम दीपक जी, मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग इंटरवेंशन जो हो रही है अभी, वो तत्काल मुझे लग रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अफोर्डेबल केयर के लिए तमाम जन औषधि केंद्र खुले। मुझे लगता है कि करीब करीब 20 लाख लोग उससे दवा परचेज करते हैं। उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ये एक इनइक्वलिटी है अर्बन और रूरल में, उसको बांटने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स को और रेफरल सेंटर्स को रिमोट में भी खोलना चाहिए, जिससे कि वहाँ के आसपास के पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट हो। और जहाँ तक आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न उठाया कि लोगों का रुझान क्यों कम हो रहा है पैरामेडिकल्स में और मेडिकल साइंस में, इवन डॉक्टर्स बनने में भी लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 5 साल की पढ़ाई, और वो कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोफेशनल कैरियर से, उसमें आसान है पैसा और ये। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, मेडिकल प्रोफेशंस में कॉमर्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा भाव, और जिसको कि मिला जुला के, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी लुक्रेटिव बनाना होगा हर ढंग से, ताकि लोग इस प्रोफेशन को चूज करें और हमारे यहाँ कम से कम किसी तरीके की हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी न महसूस। एब्सोल्युटली। बहुत सारे काम अभी करने हैं पूरी दुनिया को, पूरी क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस करने हैं। डिजिटाइजेशन पे हम तो बहुत ज़्यादा बातें कर नहीं पाए, एआई पे, बिग डेटा पे, ग्लोबल कोलैबोरेशंस हमें बढ़ाने होंगे। फंडिंग मॉडल्स हमें लाने पड़ेंगे एक से एक एक सिर्फ इंश्योरेंस के लिए फंडिंग नहीं, जो इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स है उन पे काम करना होगा। पेशेंट का भी जो थोड़ा एक इशू रहता है, उसकी सेफ्टी का, उसके प्राइवेसी का, कॉन्फिडेंशियलिटी का, उसको भी थोड़ा सा पेशेंट एम्पावरमेंट हमें करना होगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में भी बहुत काम बचा हुआ है। जी जी, चोपड़ा सर कुछ कह रहे हैं? पर एक लाइन आपको, मैं जो डॉक्टर भाटी ने जो बोला उसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा इन एडिशन टू जो डॉक्टर मनोज ने कहा, और वो ये कि जो पैरामेडिकल स्टाफ इसलिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे तनख्वाह कम है, हमारे यहाँ पे सैलरी कम है। हमारे सबसे ज्यादा जो गल्फ में, यूके में, कनाडा में और यूएसए में हमारी नर्सेज जाती हैं, टेक्नीशियंस जाते हैं, वो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे तनख्वाह कम है, वहां पे तनख्वाह इससे कहीं ज्यादा है। और जो एक इज्जत है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे यहाँ से ज्यादा है। इन चीजों को भी पॉलिसी लेवल पे एग्जामिन करना चाहिए। आपने एक आखिर में ऐसा सवाल छोड़ दिया सर कि इस पे तो मतलब कई बार हम ये भी सोचते हैं, कई बार डॉक्टर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लग जाते हैं कि आपने हेल्थ को, बीमारी को धंधा बना दिया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक डॉक्टर को कितनी तनख्वाह मिल रही है, और अगर एक डॉक्टर को अगर आपने रूरल एरिया में छोड़ दिया, उसके बाद उसके जीवन यापन की भी मुश्किलें आ जाती हैं। उसका परिवार उसके साथ है, उसने इतने सालों की पढ़ाई की होती है, और पढ़ाई कितनी महंगी है। तो शुरुआत से एक डॉक्टर बनने से लेकर और फिर एक क्लिनिक खोलने तक या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करने तक, उसकी जो जर्नी है वो कितनी संघर्षों भरी होती है, ये कभी कभी भूल जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं, और ठीक यही स्थिति हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की है। डॉक्टर के पास तो फिर भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने का एक विकल्प है, लेकिन हमारा पैरामेडिकल स्टाफ
उसके पास क्या विकल्प है? उसके पास सिर्फ तनख्वाह है, और वो तनख्वाह भी अगर उसे प्रॉपर ना मिले तो कोई क्यों चुनेगा पैरामेडिक्स में आना? तो एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें हर तरीके से सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी, मॉरली भी, हर तरीके से, ताकि स्वास्थ्य जो है एक हमारे सबके विमर्श का हिस्सा हो और इस देश को आरोग्य मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। डॉक्टर भाटी थैंक यू सो मच, डॉक्टर मनोज शुक्रिया सर, डॉक्टर चोपड़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्विटर की नीली चिड़िया और इलॉन मस्क का फेवरेट डॉग इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इस डॉग ने महज 4 दिन में इलॉन मस्क को करीब $1.5 लाख करोड़ का चूना लगवा दिया। और इसे देखते हुए इलॉन मस्क ने ट्विटर से डॉग को भगाया और फिर ट्विटर पर बिठा दी है अपनी पुरानी नीली चिड़ैया। एलन मस्क का पसंदीदा डॉजकॉइन का डॉग अब ट्विटर से गायब हो चुका है। दोबारा ट्विटर पर नीली चिड़िया सवार हो गई है। डॉग और चिड़िया के खेल में मानो अब चिड़िया जीत चुकी है, क्योंकि 3 अप्रैल को एलन मस्क ने चिड़िया उड़ाकर डॉग को बैठाया था और महज 3 दिन में भारी नुकसान झेलना पड़ा। 3 अप्रैल को मस्क की नेटवर्थ $178 बिलियन थी, जो 4 अप्रैल को घटकर $176 बिलियन रह गई। उसके बाद 5 अप्रैल को मस्क की नेटवर्थ $172 बिलियन हो गई। 6 अप्रैल को उन्हें थोड़ा और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और एलन मस्क की नेटवर्थ $171 बिलियन पर आ गई। एलन मस्क डॉजकॉइन को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और इसे लेकर ट्वीट भी करते रहे हैं। एलन मस्क ने डॉजकॉइन को ट्विटर के लोगों में डॉग का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में फेमस बना दिया, लेकिन इसका एलन मस्क को फायदा न होकर नुकसान हुआ। एलन मस्क का डॉजकॉइन के लिए कितना प्रेम है इसे भी समझ लीजिए। एलन मस्क ने एक बार खुद को डॉग फादर भी बताया था। 2021 में मस्क ने डोजी 1 नाम के सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि चांद पर भेजे जाने वाले इस मिशन की फंडिंग डॉजकॉइन से की जाएगी। मस्क ने पिछले साल यानी 2022 में कहा था कि डॉजकॉइन का मालिकाना हक टेस्ला के पास है। बता दें कि मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। इसी साल 15 फरवरी को मस्क ने कुत्ते की तस्वीर शेयर कर लिखा कि ट्विटर का नया सीईओ कमाल का है। जो तस्वीर डॉजकॉइन से लेकर ट्विटर तक फेस बनी हुई है वो जापानी नस्ल का कुत्ता है। इसके एक नस्ल का नाम शिबा इनू है तो दूसरे नस्ल का नाम काबोसू है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर साझा होती है वो 2010 की है। इस तस्वीर को तब ब्लॉग पर अपलोड किया गया था। इस कुत्ते को एक डॉग शेल्टर से बचाया गया था। शिबा इनू ब्रीड के और कुत्तों की फोटो भी मीम में यूज होती है, लेकिन इन सब में काबोसू सबसे मशहूर है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्विटर पर दिखने वाला कुत्ता ज्यादा लोकप्रिय तब हुआ जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने बिटकॉइन की पैरोडी डॉजकॉइन को बनाया था। ये डॉजकॉइन 2 घंटे में बनाई गई थी। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद कई बड़े बदलाव करने की बात कही थी। कई बड़े बदलाव हुए भी, लेकिन एलन मस्क का डॉग प्रेम उनके लिए इतना घाटा साबित होगा शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल अब ट्विटर से डॉग गायब हो चुका है और डॉग की जगह दोबारा नीली चिड़िया ने ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ना सट्टेबाजी चलेगी और ना ही आजमा पाएंगे अपनी किस्मत ऑनलाइन गेमिंग में, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियम बदल दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए अब नया नियम जारी किया गया है। नए नियम के मुताबिक दांव लगाने या सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर जुआ नहीं चलेगा। यही नहीं, गेम्स सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए निर्धारित किए जाएंगे। बहुत जल्दी इनकी स्थापना भी की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो खेल की आड़ में जुए का खेल अब खत्म होगा। अब ऑनलाइन गेम के नाम पर जुआ नहीं चलेगा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम कायदे के तहत दांव लगाने या सट्टेबाजी से जुड़े ऐप बैन हो गए हैं। सरकार के इस कदम से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। केवल इतना ही नहीं, नए नियमों के मुताबिक सभी गेम्स एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए निर्धारित किए जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में सरकार और इंडस्ट्री दोनों की भागीदारी होगी। दरअसल गेमिंग ऐप की बढ़ती लत और मिली तमाम शिकायतों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियम लागू किए हैं। इसे लेकर बनने वाली सेल्फ रेगुलेटरी कमेटी हर एक गेम की निगरानी करने का काम करेगी। किसी भी गेमिंग ऐप को मिलने वाली परमिशन इस बात पर आधारित होगी कि उस ऐप में किसी भी तरह के दांव लगाने या सट्टेबाजी से जुड़ा कोई कंटेंट नहीं है। यानी कुल मिलाकर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी मिलने के बाद ही कोई गेमिंग ऐप काम कर सकेगा। सरकार का मकसद ऑनलाइन रियल मनी गेम को बैन करना है। समझते हैं क्या है ऑनलाइन रियल मनी गेम।
ऑनलाइन रियल मनी गेम ऐसे ऑनलाइन गेम होते हैं जहां यूजर्स असली में पैसे लगाकर इस उम्मीद में खेलते हैं कि उन्हें जीतने पर और पैसे मिलेंगे। फिलहाल तो नए नियमों के तहत सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वेबसाइट पर गेमिंग की लत, फाइनेंशियल लॉस और फ्रॉड के जोखिम के साथ यूजर्स की सुरक्षा को लेकर एक फ्रेमवर्क पब्लिश करना होगा ताकि गेमिंग ऐप को लेकर यूजर्स को पूरी जानकारी रहे। इसके अलावा सरकार ने मीडिया को भी सट्टेबाजी वाले ऐप को बढ़ावा देने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन पर भी रोक लगाने की सलाह दी है। फिलहाल तो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लाए गए नए नियमों का स्वागत किया है और कहा है कि ऐसे नियमों की बहुत दिनों से जरूरत थी ताकि गेमिंग को जुए से अलग किया जा सके। दरअसल स्टार्टअप्स के दौर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप खूब तेजी से फले फूले, लेकिन इनके कामकाज को लेकर कोई स्पष्ट नियम कायदे अब तक नहीं थे। लेकिन अब ये तय दायरे में ही सरकार के नियमों के तहत काम कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देखते हैं टेक टॉप 10। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर हाजिर हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। OnePlus के लॉन्च से लेकर एसर के गेमिंग लैपटॉप्स तक, जानिए इस हफ्ते क्या क्या हुआ खास। OnePlus ने लॉन्च किए Nord CE3 लाइट स्मार्टफोन और Nord Buds 2 ईयरबड्स। इस स्मार्टफोन में मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 6.72 इंच फुल HD+ IPS LCD की डिस्प्ले। इसके बेस वेरिएंट की कीमत है 21,999 रुपए। वहीं OnePlus Nord Buds 2 में मिलता है 36 घंटे का बैटरी बैकअप और IP55 की रेटिंग। इसकी कीमत है 2,999 रुपए। मोटोरोला ने Moto Edge 40 Pro लॉन्च कर दिया है। इसमें 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज दी गई है। Moto Edge 40 Pro 6.6 इंच की फुल HD+ AMOLED कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 4600 mAh की बैटरी मिलती है। इसकी कीमत है 80,550 रुपए। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने एक हफ्ते में दूसरी बार ट्विटर का लोगो चेंज किया है। पहले उन्होंने पुराने बर्ड लोगो को हटाकर डॉग आइकन डोज में बदल दिया था, लेकिन अब डोज आइकन हटाकर वापस से चिड़िया लगा दी है। एसर ने एक इवेंट के दौरान अपने कई प्रोडक्ट्स की रेंज पेश की है। इनमें AC, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन शामिल है। कंपनी ने 65 इंच और 75 इंच के साथ W सीरीज के QLED स्मार्ट टीवी मॉडल्स पेश किए हैं। वहीं 3 वेरिएंट्स के साथ AC और अलग अलग वेट की वॉशिंग मशीन लॉन्च की है। एप्पल जल्द लेकर आएगा यूनिक डिजाइन वाले एयरपॉड्स। मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरपॉड्स के चार्जिंग केस में मिलेगी बिल्ट इन टच स्क्रीन डिस्प्ले, जहां से यूजर्स म्यूजिक और कॉल्स को कनेक्ट कर सकेंगे। गूगल अपने मच अवेटेड Pixel 7 को 10 मई को लॉन्च करेगा। कंपनी के I/O इवेंट में इसे लॉन्च किया जाएगा। Pixel 7a में 64 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, Google Tensor G2 प्रोसेसर और 256 GB स्टोरेज जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। इसे 5 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने रोल आउट किया नया फीचर। इस फीचर का नाम ग्रीन स्क्रीन है। अब यूजर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त वर्चुअल बैकग्राउंड को और बेहतर बना सकते हैं। इस फीचर की मदद से बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगाकर चेहरे, सिर, कान और बालों के पास वाले बैकग्राउंड को फिक्स कर सकेंगे। नॉइस ने इंडियन मार्केट में लॉन्च की HRX Sprint स्मार्ट वॉच। इसमें 1.91 इंच की डिस्प्ले है। 150 से ज्यादा वॉच फेस, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे। ब्लूटूथ कॉलिंग और कनेक्टिविटी के लिए इसमें मिलता है 5.2 का सपोर्ट। कंपनी का दावा है ये सिंगल चार्ज में 7 दिन तक चलती है। इसकी कीमत है 1,999 रुपए। डायसन ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया नया कॉर्ड फ्री वैक्यूम क्लीनर। इसका नाम V15 डिटेक्ट एक्स्ट्रा है। डस्ट हटाने के लिए इसमें मिलेगा 230 एयरवॉट पावर। प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने नए अटैचमेंट्स भी दिए हैं, जिसमें स्क्रैच फ्री डस्टिंग ब्रश और गैप टूल अटैचमेंट शामिल हैं। इसकी कीमत है 65,900 रुपए। व्हाट्सएप लाए यूजर्स के लिए चैट प्राइवेसी से जुड़ा नया फीचर। इस फीचर का नाम लॉक चैट है। अब यूजर्स अपने किसी भी पर्टिकुलर चैट को लॉक कर सकते हैं। इससे पहले उनके पास केवल व्हाट्सएप को लॉक करने का ऑप्शन था, लेकिन अब किसी भी चैट को यूजर लॉक करेंगे तो उसे फिंगरप्रिंट और पासकोड के जरिए ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली खबर आई है। दुश्मन के मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को मार गिराने वाले सिस्टम को लेकर
पुतिन ने एक सरप्राइज दिया है जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जाहिर है आज की यह खबर सुनकर चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े, सबसे आधुनिक और सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी खबर आई। अब S-400 की मरम्मत और सार संभाल यानी सर्विस और मेंटेनेंस को भारत में ही करने की तैयारी हो रही है। 2024 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम के हिस्से पुर्जों को भारत में बनाने की तैयारी की जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की मरम्मत, सार संभाल और मेंटेनेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को अब तक S-400 की 3 रेजिमेंट मिल चुकी हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमा से आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए तैनात भी किया जा चुका है। अब भारत इस बेहद आधुनिक और जटिल तकनीक वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत और सार संभाल को देश में ही करने की तैयारी में है। S-400 के बारे में जी मीडिया आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक जानकारी देता रहा है। इससे पहले रूस में S-400 की फैक्ट्री में भी जी मीडिया की टीम ने रिपोर्टिंग की थी। तब किसी भारतीय न्यूज चैनल को पहली बार ऐसा मौका मिला था। ये S-400 बनने की शुरुआत है। ये फाउंड्री है जहां पर पिघली हुई धातुओं से मिसाइल की केसिंग बनाई जा रही है। मेरे ठीक पीछे धातुएं एक के बाद एक गिर रही हैं मोल्ड्स में, पिघली हुई धातुएं, जिससे मिसाइल की केसिंग की बनाने की शुरुआत होगी। बहुत तेज़ रोशनी है और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की वजह से ये ख़ास किस्म का चश्मा दिया गया है जिससे हम देख सकें इस पूरी की पूरी प्रोसेस को। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही शुरुआत है S-400 मिसाइल सिस्टम के बनने की। भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 की 5 रेजिमेंट लगभग 40,000 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। इनमें से 3 रेजिमेंट्स भारतीय वायुसेना को मिल चुकी हैं, जिन्हें पंजाब में पठानकोट के करीब, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास और राजस्थान में तैनात किया गया है। बाकी 2 रेजिमेंट्स के अगले 12 से 24 महीने में मिलने की संभावना है और इनके आते ही भारत के लिए हवाई कवच का सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और इससे जुड़ी हर तकनीक में महारत हासिल कर रहा है। S-400 भारत के लिए बिल्कुल नया हथियार है और इसकी तकनीक बहुत जटिल और आधुनिक है, लेकिन भारतीय तकनीशियन बहुत तेजी से इसमें माहिर हो रहे हैं और हिस्से पुर्जों, मरम्मत और सार संभाल के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 इस हैशटैग पर अपनी राय जरूर भेजिए। नमस्कार।